भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपने पूर्वजों की तरह अपनी जमीन पर खेती करता था, जो उसके परिवार की जीविका का एकमात्र साधन थी। जीवन सामान्य था, लेकिन संतोषजनक। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से बारिश ने साथ नहीं दिया। फसलें खराब होती गईं और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपने परिवार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। रमेश की पत्नी सीता और 2 बच्चे थे। उसका बेटा रवि 10 साल का था और बेटी आशा सिर्फ 8 साल की। दोनों होशियार और खुशमिजाज बच्चे थे, जो बड़े बड़े सपने देखते थे। रमेश भी चाहता था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेज सके, ताकि उनका भविष्य खेती के संघर्षों से मुक्त हो। लेकिन खराब फसलों और बढ़ते कर्ज के साथ यह सपना दूर की बात लगने लगा। जिम्मेदारियों का बोझ रमेश के कंधों पर दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा था। एक शाम खेत में लंबे दिन के बाद रमेश अपने हाथों से सिर पकड़कर सूनी धरती को देख रहा था। पिछले कुछ साल विशेष रूप से कठिन रहे थे और स्थानीय साहूकारों से लिया गया कर्ज अब उसकी चिंता का कारण बन गया था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी जमीन और उसका आत्मसम्मान था, लेकिन अब ये भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। सीता, जो उसके पास बैठी थी, रमेश की परेशानी समझ रही थी, लेकिन कुछ कहने से डर रही थी। कुछ ही दिनों बाद गांव का साहूकार बाबूलाल उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वह गांव का जाना माना आदमी था, अपनी सख्ती और कर्ज वसूलने के क्रूर तरीकों के लिए कुख्यात। उसका आना रमेश के घर के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना गया। रमेश भाई, बहुत हो गया। तुमने बहुत दिनों तक भुगतान नहीं किया है, बाबूलाल ने ठंडे स्वर में कहा। अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रमेश का दिल डूब गया। जमीन ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी और उसे खोने का मतलब था सब कुछ खो देना। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबूलाल जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं कर्ज चुका दूंगा, इसका वादा करता हूं। लेकिन बाबूलाल दया दिखाने वालों में से नहीं था। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं रमेश, या तो पैसा चुकाओ या फिर कर्ज चुकाने का कोई और तरीका ढूंढो, वरना जमीन मेरी है। अगले कुछ दिनों तक रमेश चिंता में डूबा रहा। वह जानता था कि कर्ज चुकाने का कोई तरीका नहीं है और अपनी जमीन खो देने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। धीरे धीरे उसके मन में एक काला विचार घर करने लगा, एक ऐसा विचार जो उसे जीवन भर सताएगा। एक शाम जब वह सीता के साथ दीपक की हल्की रोशनी में बैठा था, तो उसने अपने फैसले के बारे में बात की। सीता, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। साहूकार हमारी सारी जमीन ले लेगा। मैंने एक उपाय सोचा है। सीता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या कह रहे हो रमेश? हमारे पास कौन सा उपाय है? रमेश का गला भर आया और उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने बाबूलाल के बेटे से आशा की शादी कराने का फैसला किया है। सीता अविश्वास में जम सी गई। नहीं रमेश, वह सिर्फ एक बच्ची है। वह अभी केवल 8 साल की है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? रमेश की आंखों में आंसू थे। आशा उसकी जान थी, उसकी छोटी प्यारी बेटी जो मासूमियत और हंसी से भरी रहती थी। लेकिन कर्ज का भारी बोझ और अपनी जमीन खोने का डर उसके मन पर हावी हो गया था। अगर हम ऐसा करेंगे तो कर्ज माफ हो जाएगा और जमीन भी हमारे पास रहेगी। आशा की देखभाल भी होगी। रमेश ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में अपराध बोध और शर्म झलक रही थी। सीता रो पड़ी। तुम हमारी बेटी का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकते हो? उसे ऐसी जिंदगी में क्यों धकेल रहे हो जिसे वह समझ भी नहीं सकती? सीता रोते हुए रमेश के हाथ पकड़कर विनती करने लगी कि वह अपना फैसला बदल ले। रमेश अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ था। उसने कई रातें जागते हुए खेतों में घूमते बिताईं, अपने मन से लड़ते हुए। वह महसूस कर सकता था कि पूरा गांव उसे देख रहा है, उसका फैसला जज कर रहा है। लेकिन उसकी मजबूरी और डर उसके अपराध बोध से कहीं ज्यादा भारी थे। आखिरकार वह दिन आ गया। आशा को यह भी पता नहीं था कि उसके लिए क्या निर्णय लिया गया है। वह अपने भाई के साथ खेल रही थी, जबकि उसकी मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
शादी की तैयारी हड़बड़ी में की जा रही थी और रमेश पीछे खड़ा अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शाम ढलते ही शादी पूरी हो गई। मासूम आशा, जो अब एक अनजान जिंदगी की ओर बढ़ रही थी, बाबूलाल के परिवार के साथ चली गई। रमेश ने अपनी नन्ही बेटी को जाते हुए देखा। उसकी छोटी छोटी हथेलियां अलविदा कहती, उसकी मासूम मुस्कान अब भी अनजान थी उस तूफान से जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। रमेश जमीन पर गिर पड़ा, अपने दुख से पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी जमीन बचा ली थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज खो दी थी। उसकी मजबूरी ने उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज, उसकी बेटी की खुशी, छीन ली थी। उसकी आत्मा इस एहसास से कराह उठी कि कोई भी जमीन उस खालीपन को नहीं भर सकती जो उसकी बेटी की विदाई से पैदा हुआ था। दिन बीतते गए, लेकिन अपराध बोध कभी नहीं गया। रमेश जानता था कि अपनी मजबूरी में उसने अपनी ही बेटी के साथ विश्वासघात किया है, और यह बोझ वह जीवन भर अपने साथ लेकर चलेगा। वह खेत जो कभी उसकी शान थे, अब उसे कब्रिस्तान जैसे लगते थे। एक ऐसा कब्रिस्तान जो उसे लगातार याद दिलाता था कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्या खो दिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।